गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था और उसके प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने बोला था कि इससे आगे मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। और देखिए, हमारा तीसरा जो प्रॉपर्टी था वो क्या है। 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया था, चौथा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चौथा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है देखेंगे। चौथा प्रॉपर्टी है कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू f, जहां f कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को मैंने यहाँ f से डिनोट कर दिया, जहां f का रेंज क्या हो जाएगा 0 से 1, जहां 0 पे क्या हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो द सॉल्यूशन इज, अच्छा एक ही देखिए, ठीक है, कि x का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना दे दिया, f दिया। यहाँ पे x के फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल है, x का फ्रैक्शनल पार्ट आपका f के इक्वल है। ठीक है, जहां f कहाँ है 0 से 1 के बीच, x का फ्रैक्शनल पार्ट f के इक्वल है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब आप अगर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल है, f के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू n प्लस f। ठीक है, जहां n क्या होगा, n को इंटीजर होगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों, क्योंकि आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लीजिए या फिर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालिए या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n प्लस x निकालिए, दोनों का दोनों तो इक्वल ही होता है अगर n इंटीजर है तो। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f के इक्वल है तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा n प्लस f। क्यों, क्योंकि देखिए आप अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना दिया हुआ है f, तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 प्लस x, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल ही, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू f। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 प्लस x क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू f। ठीक है, तो देखिए आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x f के इक्वल है। ठीक है, तो इस x की जगह आप 1 प्लस x 2 प्लस x लेंगे। ठीक है, सब कुछ ले ले, कुछ भी ले ले, सबका क्या वैल्यू आएगा, x ही आएगा, क्योंकि इंटीजर क्या आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर x का जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है f के इक्वल, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा n प्लस f, जहां n क्या है इंटीजर, ताकि आप n का कोई भी वैल्यू रखो वो तो बाहर है, वो तो गायब हो ही जाना है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस f किसके इक्वल आ जाता है, सॉरी x किसके इक्वल होगा, n प्लस f के इक्वल। ठीक है, आप देखो कि x का जो मतलब इंटीग्रल पार्ट के अंदर अगर कोई इंटीजर आता है तो अपने आप ही गायब हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है f के इक्वल है तो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू n प्लस f। ठीक है, x इज इक्वल्स टू n प्लस f। ठीक है, x आपका n प्लस f है। ठीक है, आप जैसे ही आप इसका इंटीग्रल पार्ट लोगे, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस f, n अपने आप गायब हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप अगर एग्जांपल के तौर पे करना चाहें तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है आपका 0.3 है। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका n प्लस 0.3, जहां आपका n क्या हो जाएगा, n को इंटीजर हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, x को आपने n प्लस 0.3 ले लिया। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस 0.3, और n इंटीजर है तो ये गायब हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, तो देखिए अगर फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, मैं बार बार अगर इंटीग्रल बोल भी जाता हूं तो आप समझ लेना कि फ्रैक्शनल बोल रहा हूं। ठीक है, बाय मिस्टेक निकल गया मुझसे।
तो अगर x का वैल्यू सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.3 है, तो इसका मतलब x जो है कोई भी इंटीजर प्लस 0.3 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n प्लस 0.3। उसी तरह अगर, क्योंकि देखिए आप 1 प्लस 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट लीजिए 0.3 आएगा, 2.3 का 2 प्लस 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट लीजिए, वो भी 0.3 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने जनरलाइज करके लिख दिया x इक्वल्स टू n प्लस 0.3। तो उसी तरह अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f के इक्वल है तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n प्लस f, ठीक है। तो चलिए लिख लेंगे इसको। फिर देखिए आगे हम बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, कंसीडर द इक्वेशन कंसीडर द इनइक्वेशन, यहाँ इनइक्वेशन है, ठीक है। कंसीडर द इनइक्वेशन, हमारे पास एक इनइक्वेशन है। इनइक्वेशन क्या है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन f, ठीक है। पहले इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f के इक्वल था, मतलब इक्वेशन था। अब इनइक्वेशन आ गया, ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f से छोटा होगा। फिर f का वही रेंज f 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो अब बताइए x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो f से कम है, ठीक है। तो अब x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखिए देन द सॉल्यूशन इज, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f से छोटा है, इसका मतलब x जो होगा आपका n से लेकर n प्लस f के बीच में होगा, ठीक है। आपका x कहां से कहां के बीच में होगा, n से लेके n प्लस f के बीच में, समझ में आ रहा है। तभी तो n पर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले तो 0 हो जाएगा, और n से n प्लस f के बीच के किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ले वो आपका f से छोटा ही होगा। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f से छोटा है, ठीक है, लेकिन 0 से तो हर हाल में ही बड़ा होगा, ठीक है, वो हम अंडरस्टूड है। तो जैसे ही आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो f से छोटा होगा, x का n से लेके n प्लस f के बीच में हो जाएगा, क्योंकि इस रेंज का आप किसी भी इस रेंज के किसी भी x का फ्रैक्शनल पार्ट लीजिए वो f से छोटा ही आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर अगला देखिए, कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर, अच्छा एक एग्जांपल पे अगर हम कोट कर ले इसको, फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल के लिए इसको हम देख ले कि फॉर एग्जांपल, अगर ध्यान से देखिए फिर अगले पे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाए कि इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1/3, ठीक है। तो इस केस में हम क्या ले लेंगे कि फ्रैक्शनल दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 1 n से लेके n टू n प्लस 1/3 ले सकते हैं क्या। अच्छा अब देखिए 1/3 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ n प्लस 1/3 पे भी क्लोज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/3 से छोटा है, 1/3 के इक्वल है, ठीक है। तो x कहां से कहां के बीच में आ जाएगा, x आपका n से लेके n प्लस 1/3 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का कोई भी आप लेके देख सकते हो, इनके बीच का कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट लेके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हम n प्लस 1/6 जो है आपका वो तो n से लेके n प्लस 1/3 के बीच में ही है, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा आपका 1/6, यानी कि किससे 1/3 से छोटा ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1/3 है तो इसका मतलब x n से n प्लस 1/3 के बीच में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 से 1/3 के बीच में हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1/3, यानी कि x भी लेस देन 1/3, ऐसा अगर हम सिर्फ बोलते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले पे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा ये सब, ठीक है। अब अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा छठा वो है कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन f, ठीक है, वेयर f बिलोंग्स टू 0 to 1। अब देखिए कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो f से बड़ा है, ठीक है, तो इस केस में x का क्या हो जाएगा, x का रेंज क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन
देन द सॉल्यूशन इज, बोलिए आप ही लोग, x क्या हो जाएगा, n प्लस एफ से तो बड़ा होगा, n प्लस एफ से तो बड़ा होगा, ठीक है। देखिए क्या है आपका, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f से बड़ा है, यानी कि x जो है n प्लस f से तो बड़ा होगा। अच्छा क्या यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आपका साइन लगेगा, ये इक्वालिटी का, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन f है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू f। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन n प्लस f होगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू f। अगर इक्वालिटी का साइन यहाँ आ जाएगा तो फिर यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन आना चाहिए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन n प्लस f एंड लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन होना चाहिए n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन, n प्लस f से लेके n प्लस वन के बीच में होना चाहिए। यहाँ आप इक्वालिटी का साइन लगा सकते हो, ठीक है। नहीं, यहाँ पर भी आप इक्वालिटी का साइन नहीं लगा पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इक्वालिटी का साइन लगाते हो, ठीक है, तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि n प्लस वन एक इंटीजर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं लगा सकते हो। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f से ज्यादा है तो x n प्लस f से n प्लस वन के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि अगर n प्लस वन या इससे भी बढ़ गया अगर आगे, तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f से छोटा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जीरो f से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन f है एंड लेस देन वन है ना, एंड लेस देन वन है, ठीक है। तो वन से छोटा है, इसका मतलब ये n प्लस वन से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है। अगर क्लियर है तो एक एग्जांपल इस पे भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1/3, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 1 प्लस 1/3, सॉरी n प्लस n ना होगा, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन n प्लस 1/3 एंड लेस देन n प्लस वन, एंड लेस देन n प्लस वन, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन तीनों को नोट कीजिए, अब हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीन को वॉच करके नोट करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कि सॉल्व 2 times fractional part of x minus 1 into 3 times fractional part of x minus 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन को आप लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है सिर्फ, ठीक है, उसको मान लीजिए t, लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गया, 2t माइनस 1 इंटू 3t माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब t जो है आपका क्या हो जाएगा, t बिलोंग्स टू 1/2 to 2/3, this implies t greater than equals to 1/2 and less than equals to 2/3, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए दो इन इक्वेशन बना है, ठीक है। एक है
t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 और दूसरा है हमारा t लेस देन इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें आंसर करना है। ठीक है, अब देखिए t क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1/2 फर्स्ट इन इक्वेशन से तो यही आएगा। अब देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन f, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू n प्लस f। x कहां से कहां के बीच में, x ग्रेटर देन n प्लस f एंड लेस देन n प्लस 1। ठीक है, और मैंने बोला था कि अगर यहां इक्वलिटी आ जाए तो यहां पर भी इक्वलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही चीज हम यहाँ पे वही चीज अप्लाई करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है, इसका मतलब x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1/2 एंड लेस देन n प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, वहां से क्या आ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2/3। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 2/3, तो अभी अभी हमने देखा x क्या हो जाएगा, तो देन x लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 2/3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, n से n प्लस 2/3 के बीच में होगा। अगर x हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2/3 होगा। अब देखिए अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इस 3 और इस 4 का हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए मान लीजिए n कहीं यहाँ पे n दे देते हैं। ठीक है, n प्लस सबसे छोटा इन चारों में क्या है, n ही होगा सबसे छोटा n। उसके बाद n प्लस 1/2। ठीक है, उसके बाद n प्लस 2/3 और सबसे बड़ा क्या होगा n प्लस 1। अच्छा अगर आप देखिए ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इन चारों में n प्लस 1/2, n प्लस 1, n और n प्लस 2/3 में को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, सीक्वेंस के अनुसार। अब देखिए पहला तीसरा नंबर जो इक्वेशन है उसमें x कहां से कहां के बीच में आ रहा है, n प्लस 1/2 से n प्लस 1 के बीच में, n प्लस 1/2 से, और n प्लस 1/2 पे इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, तो यहां पे आपका सॉलिड सर्कल होगा हॉलो में। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 3, ये 3 से आता। ठीक है, 3 से आपका इन इक्वेशन नंबर 3 से आपका सॉल्यूशन का ये रीजन आया। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि इन इक्वेशन नंबर 4 से सॉल्यूशन का कौन सा रीजन आएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए 4 से कहा n से लेके n प्लस 2/3 के बीच में, और दोनों पे इक्वलिटी यानी कि n प्लस से n प्लस 2/3 यानी कि ये रीजन। तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो इन दोनों का कॉमन रीजन होगा। इन दोनों का जो कॉमन रीजन आएगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, तो देखिए ध्यान से कॉमन रीजन ये आ रहा है पूरा, यहां से ये रीजन आपका कॉमन आ रहा है, यानी कि x belongs to n plus 1/2 to x belongs to n plus 2/3, x belongs to 1/2 sorry n plus 1/2, x belongs to n plus 1/2 to n plus 2/3 क्लोज ब्रैकेट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन रीजन, और कॉमन कौन सा आ रहा है, x का कौन सा वैल्यू कॉमन आ रहा है, n प्लस 1/2 से लेके n प्लस 2/3 क्लोज ब्रैकेट दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं हटा रहा हूं इसको।
इफ fractional part of x and integral part of x, if fractional part of x and integral part of x represents fractional part and integral part of x and integral part of x, ठीक है. Then find the value of integral part of x plus sigma r is equals to 1 to 2000 in fractional part of x plus r upon 2000, ठीक है, अपॉन 2000. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला जो साइन है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को डिनोट कर रहा है और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को, ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू. चलिए तो देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को लिखिए, फिर प्लस सिग्मा टाइम्स क्या है, आर इज इक्वल टू 1 to 2000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1000, ठीक है. अब इसी में की पॉइंट छुपा हुआ है, ठीक है. अब चलिए अगर आप देखिए कि इसको एज इट इज रहने दीजिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को, ठीक है, प्लस अब आर का वैल्यू पुट करते चले जाइए एक तरफ, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस एक्स अपॉन 2000 एंड सो ऑन. कहां तक जाएगा, फ्रैक्शनल सो ऑन चलता जाएगा, कहां तक, सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000 अपॉन 2000, ठीक है. अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है. फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर x के साथ कोई इंटीजर ऐड होता है, ठीक है, तो गायब हम कर सकते हैं, ठीक है. तो अब वही चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है. तो देखिए ध्यान से, जैसे ही हम वो चीज अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 कितना बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 कितना बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस x कितना बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड सो ऑन. हर एक जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का टर्म है पूरे पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है. यहाँ डॉट 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 करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000 अपॉन 2000, ठीक है. ये दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं. हाँ, तो ये जो आपका लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000 अपॉन 2000. अब देखिए हर एक टर्म
जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस एक्स एंड सो ऑन अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2000 प्लस एक्स। हर एक टर्म फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है बन जाएगा क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2000 और ये कितने टाइम्स जाएगा इसी तरह, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000, ये टोटल कितने टाइम्स है, देखिए 1 से शुरू हुआ, ठीक, 1 से पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3, तो इसी तरह यहाँ पे 2000, यानी कि टोटल कितने टर्म है, 2000 टर्म्स है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 2 अपॉन 2000, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 जो है ये 2000 टाइम्स ऐड हो रहा है, यानी ये क्या बन जाएगा वापस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000। अच्छा ये और ये कैंसिल हो गया तो आया क्या यहां से, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। अच्छा कल मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को जब मैं डिफाइन कर रहा था लास्ट क्लास में तो क्या लिखा था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज आल्सो डिफाइंड एज x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को आप इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x, यानी कि हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो देखिए हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिल गया, x, ठीक है। साथ ही यहीं से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नंबर जो है हम उसको उसके फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कोई नंबर x तो हम उसको लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये चीज हम यहीं से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग घेरा बना के याद रखेंगे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं हटा रहा हूं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 में दो पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 16 है सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशंस, इक्वेशंस पहला fractional part of x plus fractional part of sin x is equals to 2, ठीक है। सेकेंड fractional part of x plus fractional part of sin x is equals to 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए सबसे पहले पार्ट में क्या है, पहला पार्ट है आपका, उसमें है इक्वेशन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी नंबर हो, ठीक है, आउटपुट में फ्रैक्शनल पार्ट क्या देता है, फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट में 1 से छोटा नंबर ही देता है, 0 से 1 के बीच का ही नंबर देता है। 0 इंक्लूडेड होता है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है।
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा होता है, और ये भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है, मतलब कि इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो दो फ्रैक्शनल पार्ट जो कि दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है, वो दोनों आपस में ऐड हो गए, कभी भी 2 के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो आप यहाँ x का कोई भी वैल्यू रखिए, ये दोनों, इन दोनों का सम 2 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए LHS जो RHS के इक्वल हो, ठीक है, तो उनका लिखेंगे इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, अगर हम अब सेकेंड पार्ट की बात करें तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x दोनों 0 के इक्वल है, ठीक है। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी आउटपुट में निगेटिव नहीं देता, यानी कि ये दोनों हर हाल में पॉजिटिव होगा। अब दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब होता है? जब दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आना चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 एंड ऑल्सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x ऑल्सो इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब 0 होता है? जब x इंटीजर को बिलोंग करता है, यानी कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां से हमारा क्या आ गया कि x जो है इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब 0 होगा? जब x इंटीजर होगा। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि x इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये चीज कि x के किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x भी 0 है, ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x कब 0 होगा? तो जब साइन x इंटीजर हो, यानी कि साइन x तो 3 ही इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। साइन x तो 3 ही इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, -1, 0 और 1, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना नीचे तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए तो अब देखिए कि अब साइन x जो है -1, 0 और 1 होगा, तभी जाके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x 0 के इक्वल होगा। अब हम देख लेते हैं कि साइन x के किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए -1, 0 या फिर 1 है, ठीक है। अगर x के इंटीग्रल वैल्यू के लिए अगर साइन x -1, 0 या 1 आएगा तो वो x का वैल्यू सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन x जो है वो -1 के इक्वल कब आएगा? साइन x -1 के इक्वल कब आएगा? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन x -1 के इक्वल कब आता है? जब वो कहां पे होता है? देखिए अगर हम एक सर्कल बना के देखें तो साइन x ये मान लीजिए 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई माइनस π/2 और ये 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। तो देखिए साइन x जो है 1 यहां पे होता है और -1 यहां पे होता है। तो साइन x इज इक्वल्स टू -1, दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपका 2n पाई माइनस π/2 होगा। अब x 2n पाई माइनस π/2 है, ठीक है। तो यहां पे n मत लीजिए, ठीक है ना, n ले सकते हैं। n पहले से इस क्वेश्चन में कहीं भी n का टर्म नहीं आया, तो हम n ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि n के किसी वैल्यू के लिए, n के किसी भी वैल्यू के लिए क्या x यहाँ पे इंटीजर आ रहा है? n का वैल्यू 0 रखिए फिर भी -π/2 नहीं आएगा इंटीजर। n का 1 रखिए फिर भी 2π माइनस π/2, 3 रखिए फिर भी 6π माइनस π/2। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि n के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे x एक इंटीजर के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब यहां से दिस इंप्लाइज x हैज नो सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। अब देखिए जरा ध्यान से कि अगर x जो है आपका साइन x
1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। जो दूसरा केस, जब साइन एक्स, तीसरा ले लेते हैं पहले, साइन एक्स 1 वाला, तो जब साइन एक्स 1 के इक्वल होगा तो दिस इंप्लाइज एक्स क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, जहां n क्या है, कोई इंटीजर है। अब n का अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू रख के देखिए तो क्या यहां से भी x किसी इंटीजर के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x हैज आल्सो नो सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि साइन एक्स 0, तो देखिए साइन एक्स 0 कब होता है, तो साइन एक्स आपका 0 कब हो जाएगा, तो साइन एक्स आपका 0 होता है इन दोनों जगह पे 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई, यानी कि हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई। साइन एक्स आपका 0 कब होता है, जब x n पाई के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप n का अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, क्या कोई इंटीजर आएगा, तो देखिए n का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो x 0 आ जाएगा, और x 0 एक इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। लेकिन बाकी आप n का कोई भी वैल्यू रखिए तो आएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, और पाई का वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। तो आपका 0 के अलावे और आप कोई भी नंबर रखोगे, ठीक है, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, -8 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ठीक है, कोई भी आपका इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, कोई भी आपका इंटीजर के इक्वल नहीं आएगा। मतलब यहां से भी आपका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, जो सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, is only solution from here, ठीक है। यहां से भी x का एक ही सॉल्यूशन आया जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो होल में आपका पूरा होल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया मैंने, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, ठीक है। फिर मैंने सारे क्राइटेरिया को जब फॉलो करवाया तो ओवरऑल हमारे पास कितने सॉल्यूशन मिले, x के कितने ऐसे वैल्यूज मिले जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x 0 के इक्वल होगा, तो वो सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल, यानी कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो कौन है, तो x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जल्दी जल्दी, चलिए अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए nx का इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, आप लोग ये दिख रहा है ना, इतना पतला दिखा होगा, ठीक है। अब हम nx का इंटीग्रल पार्ट को थोड़ा सा nx के इंटीग्रल पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए nx का इंटीग्रल पार्ट दिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम x को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पुट कर दिया, तो यहां से ये बन गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप कि n एक तो एक इंटीजर है, मैंने यहाँ ये लिखना भूल गया कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx में ये n जो है आपका एक इंटीजर है, ठीक है, हियर n इज ए इंटीजर, हियर
n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब देखिए तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब n भी एक इंटीजर है और x का इंटीग्रल पार्ट तो एक इंटीजर ही आएगा, इंटीग्रल पार्ट हमेशा आउटपुट में इंटीजर ही देता है। तो अब देखिए तो ये जो है ये होल एक इंटीजर है, जब इंटीजर है तो इसको हम इंटीग्रल पार्ट के अंदर से बाहर भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस m इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस m, ठीक है। होल इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस m को हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंडिविजुअली प्लस m के इक्वल लिख सकते हैं, जहां m क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ये भी एक इंटीजर हो गया, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अलग अलग रेंज के लिए इस फंक्शन को हम अलग अलग, इस फंक्शन का हम अलग अलग वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर ये 0 से 1/n के बीच में हो जाए, इस साइड तक दिख रहा है, लेट मी चेक। अब देखिए अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से n 1/n के बीच में हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब n टाइम्स, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर मैं इधर लिख रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 से 1/n के बीच में हो जाए, ठीक है, इसका मतलब n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा, n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो कहां 0 से लेके n 1 के बीच में हो जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेके 1/n के बीच में, अब तीनों में n n n मल्टीप्लाई कर दो तो n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। अच्छा n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कोई वैल्यू है, ठीक है, जो कि 0 से 1 के बीच में, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। 0 से 1 के बीच के किसी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाता है, 1, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए ये जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx किसके इक्वल हो जाएगा, तो n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस, देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा एक मिनट 0 से 1 के बीच के किसी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 0 ना, सॉरी मैं गलती से यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच के किसी भी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सिर्फ, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx n टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल कब हो जाएगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 0 से 1/n के बीच में हो जाए, ठीक है। अब अगला केस बनाते हैं, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/n से लेकर के 2/n के बीच में हो जाए, तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 1/n से लेकर 2/n के बीच में होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/n से लेकर 2/n के बीच में होगा, ठीक है। तो इस केस में n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो कहां से कहां के बीच में हो जाएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में। तो इस केस में इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, 1। तो n टाइम nx का इंटीग्रल पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा, n टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 के इक्वल, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/n से 2/n के बीच में हो जाए, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1/n से 2/n के बीच में, तो उस केस में n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से 2 के बीच में, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ गया n टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1, ठीक है। इसी तरह आप बताओ कि जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 3/2/n से लेके 3/n के बीच में होगा, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ तो n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बीच में आ जाएगा, 2 से 3, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2। इसी तरह चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अपर लिमिट कितना है 1, मतलब कि 1 से इधर, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कहां तक, तो 1 तक। तो देखिए जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है 1 से लेके n माइनस 1 बाई एन के बीच में जब होगा, ठीक है, यानी कि n माइनस 1 बाई एन से लेके n बाई एन के बीच में होगा, तब जाके n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस 1 से लेके n के बीच में, और उस केस में उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो उस केस में ये जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ nx वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो n टाइम्स फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n माइनस 1 हो जाएगा इक्वल। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। ये इस तरह से, जैसे ये देखिए अलग अलग टाइप पे अलग अलग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अलग अलग रेंज के लिए ये डिफाइंड होता चला। अगर इसी में अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x होता, ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट डिफाइंड होते, इसके कितने पार्ट अलग अलग डिवाइड होते। एक जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेके 1/3 के बीच में, तो ये कितना होता, सिर्फ 3 टाइम्स फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यही जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2/3 से लेके 1/3 से लेके 2/3 के बीच में, तो ये कितना हो जाता 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1, क्या है, एक सेकेंड 3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। इसी तरह जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 2/3 से 1 के बीच में हो जाता है, यानी कि 2/3 से 3/3 के बीच में हो जाता, तो ये कितना हो जाता 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2। अब क्या इससे आगे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज बढ़ सकता है, नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अपर लिमिट 1 यहाँ पे आ गया, बस यही रुक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3x का इंटीग्रल पार्ट था तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, 4x का होता तो 4 पार्ट में डिवाइड होता, यहाँ n का था तो n पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो आगे हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए जल्दी से। आई होप कि आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर रहे होंगे, मैं मिटा रहा हूं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का होगा कि आपको इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन होगा, इक्वेशन इन x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो किस टाइप का होगा, तो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें x का टर्म होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, ठीक है। इन तीनों टर्म्स में एक इक्वेशन होगा, यहां से हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा, यानी कि x हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, पहले मैं इस एक क्वेश्चन को कराता हूं, ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ठीक है, करने के मैं तरीके को बताऊंगा, ठीक है, फिर प्रॉपर तरीके को मैं पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा, ठीक है, आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा वो क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन 4 times फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि यहां से x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, यहां से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा है, देखिए हम इसको करने का तरीका देखिए, ठीक है।
सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टेप 1 जो होगा हमारा, स्टेप 1 में हम x को, x जो है सिर्फ x जो है, x को हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि 4 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, x को क्या कर देंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख देंगे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि x को हम ये लिख सकते हैं प्लस ये हमारा एज इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x मैंने रहने दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होगा हमारा, तो स्टेप 2 समझिएगा। अब स्टेप 2 जो है उसमें हम क्या करेंगे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के टर्म्स में निकाल लेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहां से देखिए, अब देखिए 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम स्टेप 2 क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के फॉर्म में निकाल देंगे। जैसे यहां से देखिए 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, देखिए 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, यहां से अब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के फॉर्म्स में आ जाएगा, तो वही हमें करना है। सेकेंड स्टेप में हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के फॉर्म में निकालना है। तो देखिए यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अपॉन 3, तो 2/3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये हमारा आ गया। तो स्टेप 2 में हमें यही करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के फॉर्म्स में निकाल लेना है। ठीक है, यहां देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के फंक्शन में आ गया हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पे यहां डिपेंड करने लगा, हमें इसी तरह से फाइंड कर लेना है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के टर्म्स में निकाल लेना है। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या होगा। ठीक है, तो स्टेप 3 जो है हमारा वो क्या होगा, हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है। जैसे कि देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां के बीच में होता है, 0 से लेके 1 के बीच में। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल है 2/3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो 0 से 1 के बीच में आता ही है, तो अब इसी रेंज में हमें इसका वैल्यू रख देना है। ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल ये है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह हम ये रख सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमें यही करना है कि 2/3 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो कहां से कहां के बीच में हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, अब यहां से आप देखिए तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का रेंज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहां से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 0 से लेके 3/2। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं कि सॉरी ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का रेंज हमें यहां से आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के रेंज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह ये वाला वैल्यू रख देना है जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इनटू समथिंग के टर्म्स में जो आया। ठीक है, यहां से हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा, और हम जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है हमेशा इंटीजर होता है। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटीजर होता है, यानी कि 0 से 3/2 के बीच में इस इंटीग्रल पार्ट का कितना वैल्यू होगा, यानी कि 0 से 3/2 के बीच में कितने इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 इंटीजर 0 और 1। तो यहां से हमें पता साफ साफ लग रहा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 या 1, या तो 0 होगा और 1 होगा। ठीक है, तभी जाके इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 से 3/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यानी कि देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटीजर होना चाहिए, साथ ही 0 से 3/2 के बीच में होना चाहिए। तो दो ही ऐसे नंबर है 0 और 1 जो कि इंटीजर होंगे और 3/2 के बीच में होंगे। तो यहां से हमारा इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू आ गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का आ गया 0 1। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, स्टेप 3 से। तो अब स्टेप 4 हमारा क्या होगा, स्टेप 4 होगा हमारा इस इक्वेशन से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में जो इक्वेशन है, जो रिलेशन है, इसके मदद से हम
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0 है, ठीक है, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बताइए। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की जगह 0 रखिए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी 0। तो स्टेप 4 में हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है 1 के इक्वल होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 2/3 इंटू 1 यानी कि 2/3, ठीक है। तो अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट दोनों का वैल्यू आ गया। तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप होगा। स्टेप 5 में हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किस कॉन्सेप्ट से, तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता है, ठीक है। तो जब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट x 0 के इक्वल है, तब इंटीग्रल पार्ट भी 0 के इक्वल है, तो उस केस में x कितना आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल्स टू 0, एक सॉल्यूशन हमारा। अब दूसरा सॉल्यूशन, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2/3 है तो इंटीग्रल पार्ट क्या है 1, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2/3 के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो देखिए यहां से हमारा स्टेप 5 में हमारा x का वैल्यू आ गया है, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब क्या, x का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हमारे पास यहां से x का 2 वैल्यू आ गया, यानी कि हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन है, 0 और 5/3, ठीक है। तो कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, स्टेप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक बार मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्म में कि क्या क्या करना है। बाकी आपका मैथमेटिकल टर्म अगर समझ में आ गया है तो इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैथमेटिकल टर्म आ गया आपके समझ में तो इंग्लिश लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इंग्लिश को मैं स्किप कर दूं, ठीक है, लैंग्वेज को मैं स्किप कर दूं। आप स्टेप याद रखिए, एक और क्वेश्चन इस पे करवा देता हूं, ठीक है, और फिर एक और मेथड इसी क्वेश्चन को मैं करने का सिखा दूंगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग भी यही चाह रहे होंगे कि ज्यादा लैंग्वेज कम से कम लिखना पड़े, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, तो इक्वेशन है 3x प्लस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, एक मिनट डाटा अलग हो गया, 2x प्लस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है, x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का शानदार तरीका फिर से वही पिछले वाले जैसे बताएं। स्टेप 1 क्या है, x को हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। स्टेप 1 को 2 टाइम्स x की जगह क्या लिख दें, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो गया, ये 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2,
स्टेप 2 हमारा क्या था? स्टेप 2 हमारा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के टर्म्स में लिखे। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू यहां से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के टर्म्स में क्या हो जाएगा? देखिए 2x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2। तो यहां से देखिए हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन 5 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा ना? हाँ ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप 3 क्या था कि स्टेप 3 क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के रेंज वाला फंडा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां के बीच में होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। 0 to 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कितना आ जाता है? देखिए फ्रैक्शनल 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन 5 0 से 1 के बीच में, यहां से आ जाएगा 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 0 to 5। ठीक है, यहां से देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है 2 टाइम्स, यहां से देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, वो कहां से कहां के बीच में हो जाएगा? 3 से लेके -2 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, तो यहां से देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है आपका -1 से लेके 3/2 के बीच में, 3/2 के बीच में। अब देखिए आपको पता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर होता है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -1 से 3/2 के बीच में आना चाहिए। तो -1 से 3/2 के बीच में कितने इंटीजर है? एक तो आपका -1 है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है वैल्यू तो -1, दूसरा 0 और तीसरा 1। ठीक है, और उसके बाद कोई नहीं, 2 तो 3/2 से बड़ा है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का 3 वैल्यू आ गया। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं इसी तरीके से। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 4 होगा हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना हमारा स्टेप 4 होगा। ठीक है, देखिए बाद में जब आपको क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ स्टेप वाइज, ताकि याद रहे। ऐसे आपको स्टेप वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या, हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए जब हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -1 है, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू -1 यानी कि -2 प्लस 2 0 0/5 0। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर 0 होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होगा? 2/5। ठीक है, और जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 1 होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 1 होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 4/5। अब हमारे पास आ चुका है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी आ चुका है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी आ चुका है। तो स्टेप 5 लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है? स्टेप 5 लास्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है एक्स का वैल्यू। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, और कौन से तरीके से निकालते हैं? तो यही वाला फॉर्मूला लगा के, एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखिए हम एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, क्या निकालेंगे? तो एक्स इज इक्वल्स टू आपका देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पहले केस में कितना है? -1। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -1 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, दूसरे में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना है? 0। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना है? 0। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0 है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना है? 2/5।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, तीसरा जो केस है उस केस में हमारा तीसरे केस में हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना है 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है 4/5। तो उस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/5। ठीक है, तो चलिए अब इसको नोट कीजिए, इस पूरे को नोट कीजिए। ठीक है, फिर मैं इसी क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच बताता हूँ। अप्रोच नहीं है सर, हम कुछ नोटेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, नोटेशन का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको मैंने रद्द कर दिया। क्या क्या माइनस। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक करने का एक तरीका एनएफ मेथड। एनएफ मेथड बेसिकली कुछ नहीं है, नोटेशन का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मान लेते हैं एफ। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैंने एफ मान लिया, इसका मतलब एफ का रेंज क्या होगा 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है वही इसका भी हो जाएगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को हम मान लेते हैं एम। ठीक है, अच्छा देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एफ के इक्वल हो गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एन के इक्वल, तो एक्स क्या हो जाएगा एन प्लस एफ, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा एन प्लस एफ। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2। एक्स को हमने लिख लिया 2 into n प्लस एफ प्लस 3 टाइम्स एफ इज इक्वल्स टू 4n माइनस 2। ठीक है, नोटेशन का यूज करते हैं। अब देखिए 2n प्लस 2f प्लस 3f इज इक्वल्स टू 4n माइनस 2। अब देखिए 2f प्लस 3f 5f हो गया और 4n माइनस 2n कितना हो जाएगा, तो 5f का वैल्यू आ गया आपका 2n माइनस 2। ठीक है, f का वैल्यू कितना हो गया 2n माइनस 2/5। ठीक है, और हम जानते हैं कि f का रेंज क्या है 0 to 1, तो यहां से देखिए 2n माइनस 2 कितना हो जाएगा 2n माइनस 2/5 हो जाएगा आपका 0 to 1। तो यहां से 2n माइनस 2 जो है 5 से लेके 0 से लेके 5 के बीच में हो जाएगा 2n 5 से लेके सॉरी, तो 2n का रेंज कहां से कहां आ जाएगा 7 से लेके -2 से 7। ठीक है, तो n का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2 से -1। ठीक है, -1 से 7/2 यही होगा ना, सॉरी +2 1 से लेके 7/2 होगा ना। ठीक है, एक बार चेक कीजिए सही है। हाँ, n का वैल्यू 1 से लेके 7/2। अब चलिए देखते हैं कि n का क्या क्या वैल्यू आ गया। तो यहां से n का वैल्यू तो 1 आएगा, n का वैल्यू क्या आएगा 1। सही है ना, ऐसे मैंने जो किया है सही है। n का वैल्यू आ गया 1, एक इंटीजर 2 3। ठीक है, 1 2 3 तीन ही इंटीजर आया। पिछले वाले में भी तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स शायद 1 2 3 ही आया था ना, या कुछ और आया था। एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए तो 12 माइनस 2/3। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है हमारा चलिए ये सही है। अगर हो सकता है अगर पिछले वाले तरीके से मैंने किया था सेम ही तरीका है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को n से डिनोट कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को f से। ठीक है, तो हो सकता है पिछले वाले मेथड में ही कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, तो उतना ध्यान नहीं देना। चलिए, तो n का वैल्यू कहाँ 1 2 3 होगा, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 7/2 से छोटा है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए n का वैल्यू आ गया 1 2 3। ठीक है, तो जब n का वैल्यू 1 होगा, ठीक है n का वैल्यू 1 होगा तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, f का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ना, ऐसा ही है पिछले वाले केस में भी यही सब आया। f का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है आपका n प्लस f। देखिए तो यहाँ पे n प्लस f कितना आ रहा है, n प्लस f 1 आ रहा है। अच्छा n प्लस f 1 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है 1।
समझ में आ रहा है? देखिए n का वैल्यू 1, f का वैल्यू 0, तो n प्लस f 1 और n प्लस 1 की f की तो x है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। सेकेंड केस n इज इक्वल्स टू 2 है, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5। तो यहां से देखिए n प्लस f का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/5। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 12/5। शायद कुछ कैलकुलेशन एरर पिछले वाले स्टेप में हुआ था शायद ये वैल्यू के लिए, ठीक है। उतना आप लोग चेक करते रहेंगे। अब f का वैल्यू, अब n का वैल्यू कितना है आपका 3, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो n प्लस f कितना हो जाएगा 19/5, 19/5। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू हो जाएगा आपका 19/5, ठीक है। तो इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन आया, 1 12/5 और 19/5, ठीक है। आप लोग पिछले वाले जो मेथड से मैंने बनाया था, ठीक है, उसका भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि इन दोनों वैल्यूज में कुछ डिफरेंट आया था, लेकिन दोनों से सॉल्यूशन का वैल्यू सेम आएगा। हो सकता है पिछले वाले में कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, ठीक है, इसीलिए अलग आ रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट ही हमें सीखना है, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना। अब इसी का थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट हम अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसकी आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।